दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक स्टडी पॉइंट में। इकोनॉमी के हल प्रश्नों को लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चौथा पार्ट लेकर के मैं आपके साथ हूँ। 3 भाग आ चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनको भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विवेक स्टडी पॉइंट। आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बासमती धान की रोपाई करने पर बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगती है। सीड रेट पर हेक्टेयर सीड रेट बासमती धान का 5 से 10 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम, 20 से 30 किलोग्राम, 45 से 50 किलोग्राम। तो बासमती धान का जो सीड रेट है वो 15 से 20 किलोग्राम। वैसे तो सामान्यतः धान का जो सामान्य किस्में उनकी 25 से 30 किलोग्राम, 20 से 30 किलोग्राम हो 25 से 30 किलोग्राम होगा। बासमती धान है तो इसका 15 से 20 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न है, मक्के के पौधे में पहले क्या निकलता है? नरमंजरी, टेशल्स, और दूसरा रेसे सिल्क, तीसरा दोनों एक साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि मक्का का पौधा जो है प्रोटेंड्री है, इसमें पुंपूर्वता पाई जाती है, अर्थात मक्के का नर भाग जो है पहले निकलता है, जिसको टेसल कहते हैं। अब टेसल की बात आई है तो आइए देखते हैं टेसल। ये मक्का का पौधा है। इसमें जो ये ऊपर का नर भाग रहता है, जो ऊपर का ये भाग हिस्सा रहता है, इसको हम लोग टेसल बोलते हैं। इसको टेसल बोलते हैं। और जो ये मादा भाग रहता है इसको सिल्क बोलते हैं। जो इसमें बाल रहते हैं इनको सिल्क बोलते हैं। तो इसमें ये भाग पहले आता है मक्का में, और उसके लगभग 1 सप्ताह बाद ये सिल्क आना शुरू होता है इसमें। इसलिए ये इसको अगर जो नर भाग पहले आता है उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं, पुंपूर्वता, और प्रोटोगैनी बोलते हैं यदि मादा भाग पहले आता है। तो इसमें टेसल, ये ऊपर का हिस्सा टेसल होता है, इसे नर भाग बोलते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा पहला ऑप्शन सही है कि टेसल, नरमंजरी जिसे कहते हैं, ये टेसल पहले निकलता है। 1 सप्ताह बाद लगभग इसमें सिल्क निकलता है जो कि मादा भाग होता है। अगला प्रश्न है, धान के पौधे में पेनिकल इनिशिएशन अवस्था किसकी वजह? तो धान के जो बाली है उसको पेनिकल बोलते हैं। तो और इसमें पूछा है पेनिकल इनिशिएशन मतलब बाली आने की शुरुआत। तो इसमें ऑप्शन दिया है पौध अवस्था, दूसरा है अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था, तीसरा है फ्लैग लीफ अवस्था, या चौथा फूल आने के बाद। तो पेनिकल मतलब बाली आने की अवस्था कब होगी? पौध अवस्था पर भी नहीं होगी। और दूसरा है अधिकतम किल्ले निकलने की, जब सारे किल्ले निकल आएंगे तो उसके बाद बाली बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए इसको एक डायग्राम से ये धान का डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस हैं, फेज हैं। तो पहला सीडलिंग है, ट्रांसप्लांटिंग है, और मैक्सिमम टिलर नंबर की जो फेज है वहाँ से लेकर के और ये फ्लावरिंग तक के जो बीच में स्टेज आती है पेनिकल फॉर्मेशन। तो पेनिकल फॉर्मेशन जो है इसमें फॉर्मेशन मतलब बन रहा है। तो यहाँ पर जब पेनिकल फॉर्मेशन का शुरू होगा तो उसको पेनिकल इनिशिएशन कहते हैं। और ये जो है ये पेनिकल फेज को ये रिप्रोडक्शन फेज में आता है, जो कि 35 डेज तक रिप्रोडक्शन फेज रहती है। उसके बाद ये रिपेनिंग की प्रोसेस शुरू होती है, फिर उसके बाद हार्वेस्ट का लास्ट स्टेज आता है, वहाँ से हम लोग हार्वेस्ट करें। तो ये यहाँ पर जो पेनिकल इनिशिएशन है यहाँ पर होता है, अधिकतम कल्ले निकल जाते हैं, उसके बाद फिर बाली बनना स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न में हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था, उसके बाद पेनिकल इनिशिएशन की अवस्था यानी कि बाली बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगला प्रश्न, स्टोमेटा के खुलने बंद होने को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहला नाइट्रोजन, पोटास, मैंगनीज या मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा पोटास जो है स्टोमेटा का क्रियाशीलता को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेट करने का काम करता है पोटेशियम। अगला है, भारत में विकसित पहली संकर किस्म गंगा फर्स्ट किस फसल की उन्नत प्रजाति है? ज्वार, बाजरा, अरहर, मक्का। तो गंगा फर्स्ट जो ये मक्का की हाइब्रिड वैरायटी है। आलू के कंदों के विकास के लिए इष्टतम तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आलू का जो जब शुरू में लगाई जाती है, बुआई होती है, तब ये रबी की सीजन की फसल है, लेकिन कंद बनने की प्रक्रिया उसके लगभग 50 दिन के 55 दिन के बाद आती है, 60 दिन के। तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए इष्टतम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है।
अगला है दाल वाली फसल खेसारी लेथाइरिस के दानों को अधिक समय तक खाने से एवं उसमें लेथ्रोजन न्यूरोटॉक्सिन की उपस्थिति के कारण लोगों को बीमारी हो जाती थी। लकवा, हृदय रोग, श्वास रोग, चर्म रोग। तो खेसारी को खाने से इसमें एक पाया जाता है BOAA न्यूरोटॉक्सिन, ये टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण लोगों को लेथाइरिज्म होता था। तो ये जो है ये एक प्रकार का लकवा होता था। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अवधि में मृदा का pH बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो अमोनिया या नाइट्रेट फॉर्म में उनका फॉर्मेशन होता है। तो इनके फलस्वरूप हमारी मृदा का pH जो है घटता है और वो अम्लीयता की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न है हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में निमेटोड मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा से भारी क्षति किस दलहनी फसल की होती है? उड़द, मूंग, चना, उपरोक्त सभी। तो ये मेलाइडोगाइनी जो स्पीसीज़ है निमेटोड की, ये जड़ों में गांठ बनाने का काम करती है और ये इन सभी दलहनी फसलों को इफेक्ट करती है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है सभी। सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन स्थित है हजारीबाग, नगीना, कटक, मसौदा। तो ये अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन जो है ये हजारीबाग में झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें 2n यानी कि गुणसूत्र संख्या दिया है और गेहूं का जो है स्पीसीज का नाम दिया है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये इसमें गलत मिसप्रिंट हो गया, एस्टिरम हो गया, एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम। एस्टिवम में दिया है 2n/21, ड्यूरम में 2n/14, डाइकोकम में 2n/14। तो ये तीनों जो जोड़े हैं ये सही हैं, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी मिले हुए। सूरजमुखी की जड़ों द्वारा उत्सर्जित जैव रसायन जो एलिलोपैथिक प्रभाव डालता है, धुरीन, एफ्लाटॉक्सिन, एलिलो रसायन या इनमें से कोई नहीं। तो सूरजमुखी की जड़ों द्वारा जो जैव रसायन जो बायोकेमिकल निकलता है वो एलिलोपैथिक इफेक्ट दूसरी फसल पर या दूसरे प्लांट पर डालता है, वो एलिलो रसायन कहलाता है। सूरजमुखी प्रकाश के प्रति असंवेदनशील है, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है, किंतु इसे प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे या फिर 12 से 14 घंटे। पहले तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इसमें प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए इसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता, अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। तो इसमें 14 ऑप्शन हमारा सही है। 12 से 14 घंटे, लगभग 13 घंटे के आसपास, 12 से 13 घंटे आसपास इसको प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। भारत में विकसित सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है BSH। इसमें ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, BSH है, BSH ऐसे। तो इसमें भी बरदान, पैराडोबिक या इनमें से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन सही है हमारा, BSH1 पहली जो है पहली हाइब्रिड वैरायटी है सूरजमुखी की। भारत में कुल दलहन उत्पादन में 75% अकेले निम्न 2 फसलों का हिस्सा है। कौन सी? उड़द मूंग, चना अरहर, मटर कुल्थी, मसूर राजमा। इसमें जो है चना और अरहर सर्वाधिक इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग प्रतिशत रखते हैं। तो कुल दलहन उत्पादन 75% चना और अरहर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग का उदाहरण। अच्छा उदाहरण, सिनर्जिस्टिक मतलब जो एक दूसरे पर के उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव डालती हों फसलें। ऐसा कौन सा? शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, बसंतकालीन गन्ना प्लस उर्द, चना प्लस सरसों, गेहूँ प्लस सरसों। तो ये सिनर्जिस्टिक क्रॉप का उदाहरण जो शरदकालीन गन्ना और आलू का उदाहरण है। जलमग्न भूमि में धान की फसल नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? तो नाइट्रोजन की फसल, धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में ग्रहण करती है। और यहाँ पे भी लिखा जलमग्न भूमि में धान, फिर भी लेकिन ये उसका ऑप्शन यही है, अमोनियम आयंस के रूप में अपडेट करती है। अगला है निम्न में कौन सी फसल बचाव फसल के रूप में प्रयोग की जाती है, प्रोटेक्टिव क्रॉप के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर पूछा गार्ड क्रॉप, गार्ड जो बचाव फसल का बचाव करेगी। तो ये कुसुम जो है चने के लिए प्रोटेक्टिव फसल का काम करते हैं। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण न कर पाने वाली फसल है अरहर, राजमा, उड़द, सोयाबीन। तो ये चारों वैसे तो लेग्यूमिनेसी कुल की हैं, दलहन कुल की हैं, लेकिन इनमें राजमा एक ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है।
तो चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। चने में निपिंग कोटाई का उद्देश्य नीचे से अधिक शाखाएं निकलना, बाष्पोत्सर्जन कम करना, कीट नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। चने में जो शीर्षस्थ कलिका है, शीर्ष जो वृद्धि कलिका होती है, उसको हम लोग उसको 2 या 3 पत्तियों सहित उसको तोड़ देते हैं ताकि शीर्षस्थ कलिकाएं अधिक विकसित हों और जो नीचे से पोषक तत्वों का अपटेक किया जा रहा है वो सभी कलिकाओं को मिले। तो इसके लिए हम लोग निपिंग करते हैं। ये नीचे से अधिक शाखाएं करना इसका सही ऑप्शन है। अगला है, हरे रंग के दाने वाली चने की प्रजाति है अवरोधी, राधे, सदाबहार, या फिर उदय। तो इसमें सदाबहार जो है ये सही है। इसमें एक वैरायटी है अवरोधी जो कि विल्ट के प्रति अवरोधी प्रजाति है, इसमें उकठा रोग नहीं लगता है। चने में फली वेधक कीट नियंत्रण हेतु उपयुक्त अंतः फसली खेती पद्धति है चना सरसों, चना अलसी, चना गेहूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो चना और अलसी इनमें सही ऑप्शन है। ये फलीवेदक जो कि पॉलीफेगस पेस्ट है, बहुभक्षी की पेस्ट है, पीड़क है, और इसको हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है, सूचक फसल के रूप में सुमेलित युग्म है। कौन सी पोषक तत्वों की कमी को कौन सी फसल सबसे पहले प्रकट करती है? आलू पोटासियम, राई सरसों फास्फोरस, फूल गोभी नाइट्रोजन, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूसा जय किसान एक उन्नत किस्म है सरसों की, चने की, धान की, ज्वार की। पूसा जय किसान जो है ये सरसों की एक वैरायटी है, अधिक उपज देने वाली हाइब्रिड वैरायटी है सरसों की। NRCHB जो इसकी सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी है NRCHB 506। अरुणा किस्म जो है, अरुणा एक उन्नतशील किस्म है सरसों की, आलू की, कपास की, या अरंडी की। तो अरुणा किस्म जो है ये अरंडी की है। राई एवं सरसों प्रकाश अवधि की आवश्यकता के आधार पर फसल है अल्प प्रकाश क्षेपी, दीर्घ प्रकाश क्षेपी, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये रबी की फसल है। रबी की फसल में जब फूल आने की अवस्था जो है फरवरी के जनवरी या लास्ट जनवरी में या फिर रहेगी, उसमें दीर्घ प्रकाश क्षेपी इसमें है, यानी लॉन्ग डे प्लांट है। सरसों एवं राई का शोध केंद्र है, सरसों के लिए पूछा है, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है, भरतपुर राजस्थान में सरसों का शोध केंद्र है। अलसी के रेशे को कहा जाता है फ्लैक्स, फाइबर, सिल्क, या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई जगह पूछ लिया जाता है। तो अलसी के रेशे को सीधे सीधे ये पूछा, अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? तो अलसी के रेशे को फ्लैक्स कहा जाता है। हृदय रोगियों के लिए अधिक उपयुक्त खाद्य तेल है सरसों का, अलसी का, सूरजमुखी का, या सोयाबीन का। तो हृदय रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए सूरजमुखी का तेल सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें पूफा मिलता है। पूफा मिलता है। अब पूफा क्या है? पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड होता है पूफा का, इसमें पूफा मिलता है। असंतृप्त वसा जो है इसमें उत्तम गुणवत्ता की असंतृप्त वसीय अम्ल इसमें मिलते हैं, इसलिए इसका ये हृदय रोगियों के लिए अधिक उपयुक्त है, उसको लाभदायक सिद्ध होता है। अगला है, सरसों में बुवाई के बाद लगभग 20 दिन पर एक महत्वपूर्ण आवश्यक क्रिया की जाती है। मेड़ी चढ़ाना, चिपिंग गलत प्लेसमेंट में निपिंग होना चाहिए, खैर गुड़ाई, या बिरलन या थिनिंग। तो इसमें सरसों के जब 20 दिन हो जाते हैं लगभग, पौधे ऊपर आ जाते हैं, तो उनमें जो है एक पौधों की ज्यामिति को उपयुक्त करने के लिए उनमें बिरलन करते हैं, थिनिंग करते हैं, अर्थात अधिक घने जहाँ पर पौधे हैं वहाँ से कुछ पौधों को निकाल देते हैं। उनकी बीच की आपसी दूरी को मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है ताकि सभी पौधे आसानी से अच्छे से बढ़ें और उनको जो पोषक तत्वों को है उनके लिए प्रतिस्पर्धा ना करनी पड़े। कैमिल क्रॉप कहा जाता है ज्वार को, बाजरा को, गेहूं को, या कोदों को। तो कैमिल क्रॉप पूछा, ज्वार को कहा जाता है, पहला ऑप्शन सही है। 2 उद्देशीय फसल है सरसों, देखिए इसमें दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन अलसी, जो कि तेल और रेशा के लिए, हमारे यहाँ मुख्यतः ये रेशे के लिए उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी
पाई जाती है प्रतापगढ़ में, आगरा में, खीरी, लखीमपुर में या ललितपुर में। तो हमारे यहाँ लाल मिट्टी जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये थोड़ी सी लाल मिट्टी मिलती है। पाला से अधिक प्रभावित फसल है गेहूँ, जौ, बरसीम, बनारसी राई। तो पाला से ये बनारसी राई सर्वाधिक इफेक्टिव होती है। चुकंदर फसल है 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय या इनमें से कोई। तो चुकंदर जो है पहले वर्ष अपने वृद्धि के पहले वर्ष में जो है वानस्पतिक वृद्धि करता है और उसके वृद्धि के दूसरे, यहाँ पे वर्ष का मतलब 12 महीने से नहीं है, केवल वृद्धि काल से है। तो और दूसरी वृद्धि के दूसरी फेज में, ये दूसरे चरण में, अर्थात दूसरे वृद्धि काल के संदर्भ में दूसरे चरण में ये बीज उत्पादन करता है। तो इस प्रकार ये 2 वर्षीय फसल है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके पौधे की रोपाई की जा सकती है? जौ, चना, बाजरा एवं गेहूँ, ज्वार। जरूरी नहीं कि रोपाई से ही उनकी फसल उगाई जाती हो, केवल रोपाई की जा सकती है, जो रोपाई करके भी इनके पौधे ले सकते हैं, अर्थात बाजरा एवं गेहूँ। तंबाकू में निकोटिन का प्रतिशत होता है 2 से 3%, 3 से 4%, 5 से 7% या 8 से 10%। तो तंबाकू में निकोटीन का परसेंटेज जो है ये 5 से 7% रहता है। ये उनकी और दूसरी कई वैरायटी रहती हैं तंबाकू में स्पीसीज, तो उनके हिसाब से अलग अलग रहता है। अगला प्रश्न है, हुक्का तंबाकू की तुलना में सिगरेट तंबाकू की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा प्रयोग की जाती है। हुक्का तंबाकू में, जैसे सिगरेट तंबाकू की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा प्रयोग की जाती, पूछ रहे सिगरेट तंबाकू में हुक्का तंबाकू की तुलना में ज़्यादा नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है, कम की जाती है या बराबर की जाती है या कोई सा भी नहीं। तो इन हुक्का तंबाकू सिगरेट तंबाकू में इन नाइट्रोजन की कम मात्रा प्रयोग की जाती है। टॉपिंग, डीसकरिंग एवं प्राइमिंग संबंधित हैं। तो ये 3 शब्द दिए हैं, चने से, आलू से, गन्ने से, तंबाकू से। तो इसमें चौथा ऑप्शन से तंबाकू से। लेकिन ये टॉपिंग होता क्या है, डीसकरिंग क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। टॉपिंग क्या होता है? टॉपिंग जब पौधे वृद्धि काल में होते हैं तो इनकी जो शीर्षस्थ कलिका है जो वृद्धि कर रही होती है, उसको 2-3 पत्तियों से तोड़ दिया जाता है। उससे क्या है, जो यहाँ से जो पोषक तत्व लिए जाते हैं वो इन वाली शीर्षस्थ कलिकाओं में होते हैं, जाने लगते हैं, इनका उपयोग होने लगता है और ये अच्छे से विकास करके अच्छी पत्तियाँ ये बन जाती हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो नीचे से पोषक तत्व लिए जा रहे हैं उनका उपभोग अधिक से अधिक इधर बढ़ने, नहीं तो ये ऊपर की ओर सीधे बढ़ता रहेगा और इनको नहीं मिल पाएंगे तो ये कमज़ोर रह जाएंगे, की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। ये टॉपिंग होती है। डीसकरिंग क्या होता है? जब हम टॉपिंग कर देते हैं तो इसके किनारे से नीचे से कुछ कलिकाएँ ऐसे निकलने लगती हैं ज़मीन के जड़ के से किनारे से। ये भी इन पोषक तत्वों को लेती हैं और उनका ह्रास होता है, उसका नुकसान होता है, पत्तियों का गुणवत्ता गिर जाएगी, क्योंकि तंबाकू में हमको केवल मुख्यतः पत्तियां ही चाहिए, तो वहाँ उनका ह्रास होता है, उनकी गुणवत्ता खराब होती है। तो इन सकर्स को हटाना, भूस्तारियों को हटाना डीसकरिंग कहलाता है। इसका भी उद्देश्य यही है कि जो यहाँ से अपटेक किया जा रहा है वो इन्हीं पत्तियों में जाए जिनकी हमको आवश्यकता है। अगला है प्राइमिंग। तो प्राइमिंग ये है कि जो पत्तियाँ पौधे में, जो पत्तियाँ यहाँ हैं, जो ज़मीन के पास हैं, ज़मीन में लग करके या सड़ जाती हैं, उन पत्तियों को हटाने के जो प्रक्रिया है ये प्राइमिंग कहलाती है। इनको सैंड लीव्स भी कहते हैं। तो ये तीनों हैं जो तंबाकू की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इनसे अच्छी गुणवत्ता, अगर ये हम लोग अच्छे से कर रहे हैं तो ये अच्छी गुणवत्ता की हमको पत्तियां मिलती हैं। अगला, तंबाकू के 1 ग्राम में बीजों की संख्या होती है 1000 से 2000, 4000 से 5000, 10,000 से 12,000 या इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू का बीज बहुत हल्का होता है, जो कि 1 हेक्टेयर के लिए इसका 50-60 ग्राम बीज जो है आवश्यक होता है, इतना हल्का होता है। तो इसमें 10 से 12,000 1 ग्राम में बीज आते हैं। अगला है, 1 हेक्टेयर में तंबाकू की रोपाई है तो नर्सरी तैयार करने के लिए आवश्यक बीज की मात्रा पूछा है, तो इसमें 50 ग्राम लगा देंगे। राम तिल, नाइजर एवं कुसुम फसलें हैं, दलहनी, अनाज वाली, तिलहनी, रेशे वाली। तो हमारे यहाँ जो है मुख्यतः ये रेशे फाइबर के लिए उगाई जाती हैं। दलहनी फसल मोठ की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल। तो मोठ जो है सूखा सहन करने वाली फसल है, तो ये राजस्थान में मुख्यतः इसकी खेती की जाती है। वर्षाधारित रेनफेड क्षेत्रों के लिए गेहूं की सबसे उपयुक्त प्रजाति है
ने पूछा है कि जो जहाँ केवल वर्षा आधारित खेती होती है अर्थात अच्छी वर्षा होती है तो वहाँ कौन सी गेहूँ की प्रजातियाँ उपयुक्त होंगी। HD 2329 एवं HD 2285, C 306 एवं सुजाता, PBW 343 एवं 345 है। इनमें से कोई नहीं, तो वर्षाधारी क्षेत्रों के लिए ये C 306 एवं सुजाता वैरायटी जो है किस्म जो है उत्तम है। कुल्थी या हार्स बीन की सर्वाधिक खेती की जाती है। कुल्थी या हार्स बीन जिसको कहते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो कुल्थी की ये भी सूखा सहन करने वाली अच्छी फसल है, सूखा को सहन कर सकती है। तो ये भी राजस्थान में अच्छे पैदावार देती है। सर्वाधिक खेती जो राजस्थान में ही होती है। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है गोविंद, IR8, साठी या जगन्नाथ। तो भारत में जो है IR8 जो है प्रथम बौनी किस्म है और ये जगन्नाथ जो है पहली म्यूटेंट वैरायटी है। धान की पहली म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, उत्परिवर्ती किस्म कौन सी है, जगन्नाथ है। और प्रथम बौनी किस्म है IR8। अगला है सरसों में कड़वाहट का कारण है क्रूड फाइबर, एरोसिक एसिड, ग्लूकोसाइनोलेट या एलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो जो कड़वाहट है सरसों के तेल में वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। गंधक किसके संश्लेषण में काम आता है, तेल, स्टार्च, शर्करा या उपरोक्त सभी। तो गंधक जो है तिलहनी फसलों में संस्तुत किया जाता है। उनकी गंधक को प्रयोग करने के लिए जो तेल जिन फसलों से हम लोग तेल के लिए उगाते हैं तिलहनी फसलों को, उनमें मुख्य रूप से प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, संस्तुत किया जाता है। और वे तेल को संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। अच्छी तेल की मात्रा प्राप्त होती है। ये पहला ऑप्शन सही है। आनुवांशिक रूप से सर्वाधिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है, न्यूक्लियस सीड, केंद्रीय बीज, ब्रीडर, प्रजनन सीड, फाउंडेशन, आधार बीज, सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज। तो सर्वाधिक शुद्धता जो है ये न्यूक्लियस सीड में पाई जाती है। अधिक बहुत महंगा रहता है, इसकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी बिल्कुल 100% होती है। और बाकी ये जो सीड हैं ये इनकी भी वैसे इस न्यूक्लियस सीड से कम रहती है शुद्धता। और इनमें भी इनकी पैकिंग में भी एक विशेष प्रश्न पूछा जा सकता है इन सब में कि किसी भी सीड की कोई दे दिया गया इसमें इसकी पैकिंग में कौन से रंग का टैग लग। तो ब्रीडर सीड में या प्रजनक बीज में गोल्डन येलो लगता है, गोल्डन येलो रंग का टैग लगता है इसकी पैकिंग में। फाउंडेशन सीड इसको आधार बीज कहते हैं, इसमें वाइट टैग लगता है। सर्टिफाइड इसको प्रमाणित कहते हैं, इसमें ब्लू रंग का टैग लगता है। इसकी पैकिंग में ये सारे टैग याद कर लीजिएगा, इनको सीधे कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। आलू की कौन सी किस्म कीट अवरोधी है, कुफरी लालिमा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सीतमन या न्यू लीफ। तो आलू की न्यू लीफ किस्म जो है ये कीट अवरोधी, इसमें कीट नहीं लगते हैं। पौधों में शीर्ष प्रभाव का कारण होता है, शीर्ष प्रभाव CCC यानी साइकोसेल, IA इंडोलेस्टिक एसिड, इंडोलब्यूटारिक एसिड या एब्सिसिक एसिड। तो ये जो है शीर्ष प्रभाव क्या होता है कि जो पहली जो वृद्धि कलिका होती है मुख वो बढ़ती है और इन जो नीचे इधर की जो कलिकाएं होती हैं इनकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है। इसका कारण ये होता है ऑक्जिन, जो IA इंडोलेस्टिक एसिड है जो ऑक्जिन का इसका काम होता है, ये शीर्ष प्रभाव दिखलाता है। इस प्रकार आर्जीमोन मैक्सिकाना या सार्स सत्यानाशी सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, उसी प्रकार अमरवेल खरपतवार है। अमरवेल किसका खरपतवार है ये पूछा है, धान का, सरसों का, लूसर्न का, अरहर का। तो अमरवेल या कुस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है ये लूसर्न का आपत्तिजनक खरपतवार है, लूसर्न या रिचका का। ज्वार की SSR1 किस्म जो स्ट्राइगा अवरोधी है कहाँ विकसित की गई। स्ट्राइगा जो अवरोधी किस्म ज्वार की SSR1 ये कहाँ डेवलप हुई, PAU लुधियाना, IARI, इक्रीसेट, JNKVB जबलपुर। तो ये जो है जो स्ट्राइगा जो है ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये सेमी रूट पैरासाइट है, अर्ध जड़ परजीवी है। सेमी रूट पैरासाइट है, ये अर्ध जड़ परजीवी अर्थात जिस पौधे पर विकसित होता है ये बढ़ता लगता है उसकी जड़ से पोषण प्राप्त करता है।
और ये जो ज्वार की जो ये किस्म है SSR1 ये इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में जो स्थित है वहाँ से डेवलप की गई है। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न करेंगे, अगला भाग इसका फिर आएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और एक वीडियो आएगा जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों को एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में रहेगा, वहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं, इस विषय में आएगा। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखें, और इसके जो और भी वीडियो हैं 3 भाग और हैं, ये चौथा भाग है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।